नमस्कार। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय संगठन से बचेगा जो सामान्यतः एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। लगभग 300 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखेंगे। सबसे पहले लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से संबंधित प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? इसका प्रमुख कार्य है सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करना। नेक्स्ट है, किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की सदस्यता लिए बिना कोई भी देश विश्व बैंक समूह की शाखा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी कि IBRD का सदस्य नहीं बन सकता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह संस्था है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसकी सदस्यता लिए बिना कोई भी सदस्य देश IBRD का सदस्य नहीं बन सकता है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक समूह में प्रवेश की कुंजी किसे माना जाता है? तो अभी हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यह विश्व बैंक समूह में प्रवेश की कुंजी माना जाता है, यानी कि किसी भी देश को यदि विश्व बैंक समूह की सदस्यता लेनी है तो सबसे पहले उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता लेनी होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेष आहरण अधिकार यानी कि SDR क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विशेष आहरण अधिकार IMF खाता की एक इकाई है, यह ध्यान रखना है क्योंकि आप यह नहीं समझे कि यह एक मुद्रा है, तो इसीलिए इस प्रश्न को लिया गया है और महत्वपूर्ण बन जाता है कि यह एक इकाई है न कि मुद्रा। नेक्स्ट है, पत्र स्वर्ण का क्या तात्पर्य है? यह प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार यानी कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स यह पत्र स्वर्ण कहलाता है। लेते हैं अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्राओं की SDR बास्केट में किन देशों की मुद्राएं शामिल हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मुद्राएं याद रखनी है। US डॉलर, यूरो, जापान की येन, पौंड स्टर्लिंग और चीन की रेमिनबी। तो ये सभी मुद्राएं शामिल है SDR की बास्केट में। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के SDR बास्केट में जोड़ी गई नई मुद्रा कौन सी है? तो सबसे हाल में जो जोड़ी गई मुद्रा है वह चीन की मुद्रा रेनमिनबी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सदस्य देशों का मतदान अधिकार किस प्रकार का होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कोई भी जो सदस्य होता है उसका मतदान का अधिकार उनके कोटे से संबंधित होता है। तो जितना उनका कोटा होता है उसी रूप में उनका मतदान अधिकार होता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा भारत के संबंध वर्तमान में किस प्रकार है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना इस बात को। तो भारत वर्तमान में वित्त पोषक राष्ट्र की स्थिति में है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत अपना योगदान देता है आर्थिक रूप से। जबकि जब भुगतान संतुलन की समस्या आई थी 1991 में, जैसा कि हम लोग जानते हैं, तो उस समय भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण ले रहा था। लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है तो वर्तमान में भारत ऋण लेता नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वित्त पोषक देशों में शामिल है। तो स्थिति अब भारत की बदल चुकी है। नेक्स्ट है, SDR धारिता के सापेक्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत का कोटा एवं वोटिंग शेयर के अनुसार किस क्रम पे है? तो भारत कोटा और वोटिंग शेयर के अनुसार 8वें नंबर पे है। यह आपको ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संदर्भ में। नेक्स्ट बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कोटे का निर्धारण किस प्रकार होता है? तो यहाँ पर कोटे का निर्धारण 4 मानकों के आधार पर होता है और उनकी धारिता भी यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले देखते हैं सदस्य देश की GDP। तो GDP को यहाँ पर 50% वेटेज दिया जाता है। आर्थिक खुलापन को 30% वेटेज दिया जाता है। आर्थिक विविधता को 15% वेटेज दिया जाता है और इंटरनेशनल रिजर्व जो होता है मुद्रा उसको 5% वेटेज दिया जाता है। और इन्हीं चारों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF में कोटे का निर्धारण होता है किसी भी देश का। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसके बाद है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और राजकोषीय निगरानी रिपोर्ट। तो ये सभी रिपोर्ट
का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया जाता है। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ऋण प्रदान करते समय कुछ महत्वपूर्ण शर्तें कौन कौन सी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये शर्तें, आपको जानना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं कुछ शर्तों को। सबसे पहले शर्त यह लगाता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास यदि किसी देश को ऋण लेने के लिए जाना है, मदद के लिए जाना पड़ता है, तो उसके पहले इन शर्तों को मानना आवश्यक होता है। तो पहला शर्त हमने देखा कि वह देश राजकोषीय घाटे में कमी करेगा। दूसरा है सरकारी कर्मचारियों की संख्या में कमी। तो भारत में अगर 1991 की बाद की स्थिति देखें तो ये सभी शर्तें मानने के लिए भारत बाध्य है। तीसरा है निजीकरण को बढ़ावा दिया जाए। इसके बाद नेक्स्ट सब्सिडी में कटौती की जाए, लचीले श्रम सुधारों को लागू किया जाए। तो ये सब कुछ शर्तें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। तो 1991 के बाद भारत में जो नई आर्थिक नीति लाई गई, उस आर्थिक नीति में कहीं ना कहीं देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो ये शर्तें हैं वह काम करती हैं। आगे बात करते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में, यानी कि विश्व बैंक के बारे में, जिसको कि हम अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक भी कह सकते हैं। पहला प्रश्न लेते हैं, 1944 में हुए किस सम्मेलन के दौरान पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक यानी कि विश्व बैंक की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। तो यह सम्मेलन आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। इसी सम्मेलन में विश्व बैंक की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन, तो इसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से किन दो प्रमुख संस्थानों की उत्पत्ति हुई या किन दो प्रमुख संस्थानों की स्थापना हुई? तो कहा जाता है ये दोनों संस्थान जुड़वा बहने हैं और ये ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की देन है। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसके बारे में हमने देखा, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी कि विश्व बैंक। तो ये दोनों जुड़वा संस्थान हैं जिनकी उत्पत्ति ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के फलस्वरूप हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक समूह में शामिल संगठन कौन कौन से हैं? तो हम जानेंगे कि विश्व बैंक आखिर किसको बोला जाता है। तो विश्व बैंक समूह में 5 शामिल हैं संगठन, उन 5 के नाम हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसको IBRD कह सकते हैं, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी कि IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम यानी कि IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। चौथा है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी यानी कि MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। निवेश विवादों के निपटारे हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यानी कि ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो ये 5 आपको याद रखने हैं संस्थाओं के नाम। इन 5 संस्थाओं को संयुक्त रूप से विश्व बैंक समूह कहा जाता है। तो विश्व बैंक समूह में ये 5 संस्थाएं, 5 संगठन शामिल हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाशिंगटन DC। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को क्या कहा जाता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह विश्व बैंक कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को। विश्व बैंक में भारत कोटा धारक एवं वोटिंग शेयर के अनुसार किस क्रम पे है? तो हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में देखा, वहां 8वें नंबर पे है वर्तमान स्थिति के अनुसार, जबकि विश्व बैंक में यह 7वें नंबर पर है भारत। विश्व बैंक समूह की संस्थाओं में भारत किस संस्था का सदस्य नहीं है? तो विश्व बैंक की जो 5 संस्थाएं थी उनमें से भारत ICSID का सदस्य नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक के प्रमुख रिपोर्ट या प्रकाशन से संबंधित। तो विश्व बैंक बहुत सारी रिपोर्टों का प्रकाशन करता है और एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे भी जाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। दूसरा मानव विकास सूचकांक। तीसरा विश्व विकास रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। चौथा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट। 5वां हरित सूचकांक। इसके अलावा भी विश्व बैंक अन्य रिपोर्ट्स का प्रकाशन करता है, लेकिन ये 5 तो आपको याद रखने हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से।
आगे चलते हैं। विश्व बैंक समूह में शामिल होने के लिए किसी देश को सबसे पहले किसकी सदस्यता लेनी आवश्यक है? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। नेक्स्ट है, विश्व बैंक ऋण देता है, तो विश्व बैंक किस प्रकार से ऋण देता है? तो यह सुधार कार्यक्रम और परियोजनाओं हेतु ऋण देता है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये सभी प्रश्न हमारी जो इकोनॉमिक की सीरीज आ रही है उसमें से लिए गए हैं, और इकोनॉमिक की सीरीज जो है हमारी अर्थव्यवस्था की सीरीज, वह 30 अगस्त तक आ जाएगी। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है, यह कराया जाता है विकासशील देशों को। विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को रियायती ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जो ऋण देता है उसमें शर्तें बहुत ही उदार होती हैं, इसी कारण से इसे रियायती ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक समूह में किस संस्था के माध्यम से निर्धन राष्ट्रों को ऋण दिया जाता है तथा उस ऋण पर कोई ब्याज नहीं देना होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी, और यह है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, और इसी कारण से इसे रियायती ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था विकासशील देशों में निजी उद्यम को बिना सरकारी गारंटी के धन की व्यवस्था करता है? तो इस प्रकार से देखा जाए तो यह जो संस्था है यह किसी भी देश में निजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित करता है, तो यह है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और समझते हुए आप पढ़ेंगे तो निश्चित ही कोई भी प्रश्न नहीं छूट पाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम एक प्रकार से देखा जाए तो यह निजी उद्यमों को प्रोत्साहन देने का कार्य करता है, और यह करता है विकासशील देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक समूह की कौन सी संस्था विकासशील देशों में निजी क्षेत्र को समर्थन प्रदान करता है? तो यह है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है, और वह चाहता है कि उसके जैसी अर्थव्यवस्था विश्व में बढ़े, और यही कारण है कि अमेरिका का ये जो विश्व बैंक है यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है, और इसी कारण से उसकी जो शर्तें हैं वह अमेरिका के पक्ष में ज़्यादा अनुकूल दिखती है। अब बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो विभिन्न राष्ट्रों के मध्य व्यापार नियमों से संबंधित है, कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। इसके अलावा एक फैक्ट यह भी ध्यान रखना है कि विश्व व्यापार संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है, तो यह फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का पूर्व नाम क्या है? तो WTO को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसका पूर्व का नाम है टैरिफ और व्यापार संबंधी साधारण करार, यानी कि GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उरुग्वे चक्र की वार्ता के दौरान हुए मार्केश समझौते से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GATT और WTO में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, यह देख लेते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आखिर वह कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण GATT की जगह WTO को लाया गया? तो पहला है, GATT केवल वस्तु व्यापार से संबंधित था, जबकि WTO वस्तु, सेवा और बौद्धिक संपदा के व्यापार से संबंधित है। तो GATT की जो स्थिति थी उसमें सेवा संबंधी व्यापार और बौद्धिक संपदा संबंधी जो अधिकार थे उनको यह एड्रेस नहीं करता था, इसी कारण से GATT के स्थान पर WTO को लाया गया। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण यह है कि GATT में विवाद निपटान तंत्र की अनुपस्थिति होती थी, यानी कि किसी प्रकार का विवाद हो तो GATT में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन WTO में देखा जाए तो इसमें एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के देशों के जो व्यापारिक विवाद हैं उनको हल किए जाने की व्यवस्था की जाती है। तीसरा है, संविदाकारी पक्षों पर अपने नियम कानून में परिवर्तन की अनिवार्यता है WTO में, जबकि GATT में जो हस्ताक्षरकर्ता देश होते थे उनको अपने देश के नियम कानून में बदलाव करने की कोई अनिवार्यता नहीं थी। वह उनकी इच्छा पर निर्भर था कि वह अपने देश के कानून को बदले या ना बदले, लेकिन WTO में ऐसा नहीं है। WTO की अगर सदस्यता ग्रहण करते हैं, जो भी सदस्य इसके सदस्यता लेते हैं, उनके लिए यह अनिवार्य है कि वह अपने नियम कानूनों में WTO की शर्तों के अनुसार आवश्यक परिवर्तन करें।
नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते में एक मुख्य कमी क्या थी जिसके कारण इसके स्थान पर WTO को लाया गया? तो अभी हमने देखा ही कि सेवा के व्यापार एवं बौद्धिक संपदा अधिकारों को GATT कवर नहीं करता था, इसी कारण से WTO को लाया गया। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन में कार्य किस प्रकार होता है? तो यहाँ पर आपसी सहमति के आधार पर कार्य होता है विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंकल प्रस्ताव का संबंध किससे है? यह भी इंपॉर्टेंट है, यह है बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित डंकल प्रस्ताव। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी। 1995 में भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन कब और कहां हुआ? तो यह 1996 सिंगापुर में हुआ था प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन। 2015 में विश्व व्यापार संगठन के 164वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ? यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान शामिल हुआ था 2015 में। विश्व व्यापार संगठन की सबसे बड़ी निर्णायक संस्था कौन सी है? तो यह है मंत्री स्तरीय सम्मेलन। WTO की सबसे बड़ी निर्णायक संस्था है मंत्री स्तरीय सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय सम्मेलन बैठक होती है, तो आपको बताना है यह होती है 2 वर्ष में एक बार होती है मंत्री स्तरीय सम्मेलन। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन का दोहा चक्र में केंद्रीय मुद्दा क्या था? तो बहुत ही न्यूज में आता रहता है और आपने सुना भी होगा दोहा चक्र। तो दोहा चक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में और यह कृषि से संबंधित था। तो कृषि इस संगठन के जो वार्ता हुई थी दोहा चक्र में, उसमें केंद्रीय मुद्दा था। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन के तहत कृषि पर समझौते के मुख्य 3 बिंदु कौन कौन से हैं? तो पहला है बाजार पहुंच, दूसरा है आंतरिक समर्थन और तीसरा है निर्यात प्रतियोगिता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 3 बिंदु जिनको आपको ध्यान रखना है। ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स तथा एम्बर बॉक्स का संबंध किससे है? तो इन तीनों का संबंध है विश्व व्यापार संगठन से। किस सब्सिडी को व्यापार विकृति उत्पन्न करने वाला नहीं माना जाता है? तो यह है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, जिसे व्यापार विकृति उत्पन्न करने वाला नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण, शोध अनुसंधान, आपदा राहत सहायता आदि किस में शामिल किया जाता है? तो यह शामिल होता है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी पर, और इस प्रकार की सहायता यदि सरकार देती है तो उससे व्यापार विकृति की श्रेणी में नहीं माना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि सरकार द्वारा दी गई आपदा या राहत सहायता किस सब्सिडी के तहत WTO में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम समर्थन मूल्य किस में आता है? तो यह आता है अंबर बॉक्स सब्सिडी में। अंबर बॉक्स सब्सिडी के रूप में कृषि उत्पादन के कुल मूल्य का कितना प्रतिशत की सीमा विकासशील देशों हेतु निर्धारित है? तो विकासशील देश के लिए यहाँ पर 10% सीमा निर्धारित है, यह आपको ध्यान रखना है, जबकि विकसित देश हेतु 5% की सीमा निर्धारित है। और यह देखा जाए तो विकसित और विकासशील देश के बीच एक बहुत बड़ा विवाद का मुद्दा है। तो विकासशील देश जो चाहते हैं कि इस सीमा को बढ़ाया जाए। आगे बात करते हैं स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, पीस क्लॉज, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ये सभी शब्द का संबंध किससे है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है। बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी आयामों पर समझौते को किस नाम से जाना जाता है? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट समझौता है और यह है ट्रिप्स, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि ट्रिप्स। ये याद रखना है, यह बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित है। तो ट्रिप्स के तहत आपको कुछ फैक्ट्स भी याद रखने हैं जो आते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, कॉपीराइट तथा जो भी संबंधित अधिकार हैं ये सभी ट्रिप्स में आएंगे। इसके अलावा भौगोलिक संकेतक, औद्योगिक डिजाइन, पेटेंट, गोपनीय जानकारी की सुरक्षा, ट्रेडमार्क और एकीकृत परिपथ लेआउट, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का जो लेआउट होता है, ये सभी ट्रिप्स समझौते के तहत जो मानक स्थापित किए गए हैं उसके तहत आते हैं। आगे बात करते हैं ट्रेडमार्क तथा जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि GI टैग के बीच मुख्य अंतर क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के बीच मुख्य अंतर यह है
कि ट्रेडमार्क किसी कंपनी या व्यक्ति का अधिकार है जिसे अनुज्ञप्त यानी कि प्राप्त किया जा सकता है। आप ट्रेडमार्क को प्राप्त कर सकते हैं, जबकि भौगोलिक संकेतक किसी एक समुदाय का अधिकार है जिसे अनुज्ञप्त नहीं किया जा सकता है। तो इन दोनों में यह एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसे आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण संगठन, उनकी स्थापना और मुख्यालय के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। वाशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय है। इसी प्रकार की संस्था है विश्व बैंक, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी और यह वाशिंगटन डीसी में स्थित है। तो इन दोनों को आपको याद रखना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है अंकटाड, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसका मुख्यालय है जेनेवा। एशियाई विकास बैंक 1966 में स्थापित हुआ था और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है मनीला। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी और इसका मुख्यालय है वियना। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, यह 1948 में स्थापित हुआ था, जिसका मुख्यालय है पेरिस में। विश्व व्यापार संगठन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्थापना इसकी 1995 में हुई थी, यानी कि गैट से WTO बना 1995 में और इसका मुख्यालय है जेनेवा। तो ये सभी आपको याद रखना है। चलते हैं आगे बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। ADB किसकी सिफारिश पर 1966 में एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई? तो यह है इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फार ईस्ट। तो इसी की सिफारिश पर एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मनीला फिलीपींस में है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय। नेक्स्ट प्रश्न है एशियाई विकास बैंक का प्रमुख लक्ष्य क्या है? इसका प्रमुख लक्ष्य है एशिया प्रशांत क्षेत्र को गरीबी से मुक्ति दिलाना। किस बैंक का अध्यक्ष सामान्यतः किसी जापानी व्यक्ति को ही दिया जाता है? यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है और यह है एशियाई विकास बैंक। एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूं कि हमारे जो मास्टर वीडियो उपलब्ध हैं उन सभी के नोट्स आप चाहें तो अपने घर मंगवा सकते हैं और ये सभी नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एक दिवसीय एग्जाम के लिए। तो वर्तमान पैटर्न के अनुसार यह अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है और जो भी नोट्स हैं ये सभी कलरफुल नोट्स रहेंगे और ज़्यादा डिटेल के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आप अपने घर पे मंगा सकते हैं हार्ड कॉपी नोट्स की। चलते हैं आगे, बात करते हैं सार्क से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि दक्षेस की स्थापना कब हुई? तो यह हुई थी 8 दिसंबर 1985 को ढाका में। दक्षेस के कुल 8 सदस्य देश कौन कौन से हैं? आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। दक्षेस के कुल 8 सदस्य बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। तो ये 8 सदस्य हैं जिनको ध्यान रखना है और ये सभी दक्षेस के सदस्य हैं। नेक्स्ट है 1995 में सार्क के सदस्य देशों के मध्य व्यापार को प्रोत्साहित करने हेतु किस समझौते को लाया गया? तो यह समझौता है साफ्टा यानी कि साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट। तो यह साफ्टा लाया गया था सार्क के सदस्य देशों द्वारा 1995 में व्यापार को प्रोत्साहित करने हेतु। नेक्स्ट है सार्क का उद्देश्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सार्क का उद्देश्य है पारस्परिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना। सार्क का सचिवालय कहाँ है? सार्क का सचिवालय नेपाल में है, काठमांडू में। अब बात करते हैं आसियान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। पहला प्रश्न, आसियान की स्थापना कब हुई? आसियान की स्थापना बैंकॉक घोषणा के द्वारा 1967 यानी कि 1967 में हुई। आसियान के सदस्य राष्ट्र कौन कौन से हैं? इनको भी आप ध्यान रख सकते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये सभी आसियान के सदस्य राष्ट्र हैं। आसियान का सचिवालय कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है आसियान का सचिवालय। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के क्षेत्रीय संगठन आसियान का आदर्श वाक्य क्या है? आसियान का आदर्श वाक्य है वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी।
नेक्स्ट है आसियान की अध्यक्षता प्रतिवर्ष किस प्रकार परिवर्तित होती है। तो आसियान की जो अध्यक्षता होती है वह किस प्रकार से दी जाती है। तो जो भी सदस्य देश हैं उनके अंग्रेजी नामों के वर्णानुक्रम के आधार पर उनको अध्यक्षता दी जाती है। भारत आसियान का सदस्य क्यों नहीं बन सकता है। तो आसियान देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक संगठन है, लेकिन भारत आसियान का सदस्य नहीं बन सकता है। उसका प्रमुख कारण है भारत की भौगोलिक स्थिति। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत दक्षिण एशिया में स्थित एक देश है और आसियान एक ऐसा संगठन है जिसमें दक्षिण पूर्व एशियाई देश शामिल है। तो इसी कारण से भारत आसियान का सदस्य नहीं बन सकता है। नेक्स्ट है आसियान ने कब भारत को पूर्ण वार्ताकार का दर्जा दिया है। तो यह दिया है 1996 में। 1996 से भारत आसियान का पूर्ण वार्ताकार का दर्जा प्राप्त कर चुका है। नेक्स्ट है आसियान का उद्देश्य क्या है। आसियान का प्रमुख उद्देश्य है दक्षिण एशिया में आर्थिक प्रगति को त्वरित करना और स्थायित्व बनाए रखना। नेक्स्ट बात करते हैं क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी यानी कि RCEP क्या है। तो यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आसियान तथा 5 मुक्त व्यापार समझौते वाले देश के बीच प्रस्तावित एक क्षेत्रीय समझौता। तो आसियान जो भी सदस्य हैं संगठन और उसके अलावा 5 जो मुक्त व्यापार समझौते वाले देश हैं इनका एक संगठन है जिसे कि RCEP कहा जाता है, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी। नेक्स्ट है क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी में 5 मुक्त व्यापार समझौते वाले देश कौन कौन से हैं। तो ये पांचों देश को आपको ध्यान रखना है। ये हैं चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड। तो ये 5 सदस्य शामिल हैं आसियान के साथ और ये सभी मिलकर बनाते हैं क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, बीमस्टेक से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है, चाहे तो आप ध्यान रख सकते हैं। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और समीपवर्ती क्षेत्रों के देशों द्वारा 1997 में किस क्षेत्रीय समूह का गठन किया गया। तो यह समूह है बीमस्टेक। बीमस्टेक का मुख्यालय कहाँ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ढाका बांग्लादेश में है बीमस्टेक का मुख्यालय। बीमस्टेक के कौन से देश बंगाल की खाड़ी में स्थित नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप बीमस्टेक में अगर मैप में लोकेशन देखेंगे तो नेपाल और भूटान 2 ऐसे देश हैं बीमस्टेक के जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित नहीं है। बाकी सभी देश यहाँ बंगाल की खाड़ी वाले देश हैं। नेक्स्ट है दक्षेस एवं आसियान के मध्य सहयोग स्थापित करने के मंच के रूप में किस संगठन की स्थापना की गई। तो इन दोनों संगठन के बीच देखा जाए तो सेतु का काम करता है और यह काम करता है बीमस्टेक। अब बात करते हैं ओपेक के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज यानी कि ओपेक। 1960 में ओपेक की स्थापना कहाँ की गई, बगदाद में ओपेक की स्थापना की गई 1960 में। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट ओपेक के गठन का सुझाव देने वाला देश जो फारस की खाड़ी से दूर स्थित है। तो ओपेक में देखा जाए तो मुख्य रूप से जो फारस की खाड़ी में स्थित देश हैं वही है, लेकिन एक देश ऐसा है जो इससे काफ़ी दूर स्थित है और इसने ओपेक के गठन का सुझाव भी दिया था। तो ये देश है वेनेजुएला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विश्व तेल उत्पादन में ओपेक देशों का योगदान कितना है। तो यह है लगभग 44%। तो कहीं कहीं आपको 40% भी देखने को मिल सकते हैं। तो एग्जाम में आप ऑप्शन देख लें और उसके अनुसार जो भी नज़दीक हो वो ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओपेक की सदस्यता कौन सा देश ग्रहण कर सकता है। तो वह देश जो ओपेक के नियम कानून को मानता है और उसके साथ साथ जो तेल का एक बहुत बड़ा निर्यातक देश है तो वो ओपेक की सदस्यता को ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ओपेक प्लस क्या है। तो ओपेक प्लस ओपेक सदस्य और विश्व के 10 प्रमुख गैर ओपेक तेल निर्यातक देशों का संगठन है ओपेक प्लस। अब बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन के बारे में। पहला क्वेश्चन लेते हैं, संघाई सहयोग संगठन को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। संघाई 5 कहा जाता था और यह 1996 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है 2001 में किसके शामिल होने के बाद संघाई 5 को संघाई सहयोग संगठन के नाम से जाना जाने लगा। यह है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान जब इसमें शामिल हो गया तो इसका नाम संघाई सहयोग संगठन रखा गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट है, यह है बीजिंग में। भारत तथा पाकिस्तान को शंघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य का दर्जा कब दिया गया? तो यह दिया गया 2017 में भारत और पाकिस्तान को। आगे लेते हैं ब्रिक्स से संबंधित प्रश्न। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, तो 5 देशों का यह समूह है ब्रिक्स। ब्रिक्स का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया? सबसे पहले जिम ओ नील द्वारा दिया गया ब्रिक्स का विचार। लेते हैं अगला प्रश्न। तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्थाओं के देश ब्रिक में दक्षिण अफ्रीका कब शामिल हुआ? 2011 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ और दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद ब्रिक्स बन गया। अगला प्रश्न लेते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यह है शंघाई में। न्यू डेवलपमेंट बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय भी आपको ध्यान रखना है, जो कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में स्थित है क्षेत्रीय कार्यालय। अगला प्रश्न। न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष के रूप में किस भारतीय की नियुक्ति की गई है? तो पहले अध्यक्ष के रूप में केवी कामत की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यूरोपियन संघ से संबंधित। यूरोपियन संघ को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले यूरोपियन आर्थिक समुदाय कहा जाता था। यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ है? यह है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। यूरोपियन संघ के 19 देशों द्वारा कौन सी समान मुद्रा प्रयोग की जाती है? तो इनके द्वारा एक मुद्रा प्रयोग की जाती है और यह है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिटेन आधिकारिक रूप से यूरोपियन संघ से कब अलग हो गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 31 जनवरी 2020 को ब्रिटेन यूरोपियन संघ से अलग हो गया और इस घटना को ब्रेक्जिट कहा जाता है, तो यह भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न। यूरोपियन आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन। द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स का मुख्यालय कहाँ है? यह है लग्जमबर्ग में यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स का मुख्यालय। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की स्थापना कब व कहाँ हुई? तो यह हुई 1998 में जर्मनी में यूरोपियन सेंट्रल बैंक। यह प्रश्न भी ध्यान रखना है। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? यह है पेरिस में, जो कि फ्रांस में स्थित है। 1965 में हुए किस संधि को विलय संधि कहा जाता है? यह है ब्रुसेल्स की संधि, जिसे विलय संधि कहा जाता है। अब लेते हैं G7 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है। G7 क्या है? तो याद रखना है 7 विकसित देशों का समूह G7 कहलाता है। 1975 में G7 की आधारशिला रखने वाली तत्कालीन बैठक का मूल उद्देश्य क्या था? तो 1975 में जब G7 की बैठक हो रही थी, तो उस समय G7 तो था नहीं, तो उस समय जो विकसित देश थे उन्होंने जो बैठक रखा था, उस समय उनका मूल उद्देश्य क्या था? तो उस समय तत्कालीन तेल की जो समस्या थी उसके समाधान करने के लिए इन्होंने बैठक रखा था और इसी बैठक में G7 की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट है, अपनी स्थापना के समय G7 कैसा संगठन था? यह औद्योगिक रूप से विकसित और गैर समाजवादी देशों का समूह, यानी कि यह औद्योगिक रूप से विकसित देशों का समूह था जो कि गैर समाजवादी देश माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर सरकारी संगठन G7 के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और मौद्रिक मुद्दों को संबोधित करना। चलते हैं आगे। G समूह में शामिल देश कौन कौन से हैं? तो कुल 7 देश हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान। तो ये 7 देश हैं, 7 विकसित देश की श्रेणी में आते हैं और इन 7 देशों को आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, G7 समूह में 1997 में रूस को शामिल करने के बाद क्या कहा जाने लगा? तो G7 जो समूह था 1997 में रूस को शामिल कर लिया गया, तो उसके बाद यह G8 कहा जाने लगा। लेकिन 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, तो उसके बाद से रूस को इस समूह से हटा दिया गया, निलंबित कर दिया गया और इसे अब पुनः G7 कहा जाता है। तो वर्तमान स्थिति में G7 को G7 ही कहते हैं। नेक्स्ट है, G7 का मुख्यालय कहाँ है? तो G7 का कोई भी मुख्यालय नहीं है, यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन G20 से रिलेटेड है। तो G20 क्या है? विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों का संगठन है। कुछ स्थानों पर 19 भी आपको मिल सकता है, तो आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है, G20 का उद्देश्य क्या है? G20 का प्रमुख उद्देश्य है सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग एवं विकास को बढ़ावा देना। यह G20 का उद्देश्य है।
आगे बात करते हैं अफ्रीकी विकास बैंक समूह के बारे में। तो जिस प्रकार से हमने विश्व बैंक समूह देखा, तो उसी प्रकार से अफ्रीकी विकास बैंक समूह को भी हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं, अफ्रीकी विकास बैंक समूह में शामिल संस्थाएं कौन कौन सी है? तो 3 संस्थाएं प्रमुख रूप से शामिल है। पहली है अफ्रीकी विकास बैंक, दूसरा है अफ्रीकी विकास कोष और तीसरा है नाइजीरिया न्यास कोष। तो इन तीनों को ध्यान में रखना है, ये तीनों अफ्रीकी विकास बैंक समूह में शामिल संस्थाएं हैं। अफ्रीकी विकास बैंक समूह की रियायती ऋण देने वाली खिड़की कौन सी है? तो जिस प्रकार से विश्व बैंक में रियायती ऋण देने वाली खिड़की है, उसी प्रकार से अफ्रीकी विकास बैंक में भी है, और यह है अफ्रीकी विकास कोष, जो कि अफ्रीकी विकास बैंक समूह की रियायती ऋण देने वाली खिड़की है, यानी कि यह उदार शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराता है। किस वर्ष से अफ्रीकी विकास बैंक समूह की सदस्यता गैर अफ्रीकी देशों के लिए खोल दिया गया? तो पहले जो इसकी सदस्यता थी वह सिर्फ अफ्रीकी देशों को ही मिलती थी, लेकिन अब जो गैर अफ्रीकी देश हैं वे भी इसकी सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। तो कब से इस प्रकार की व्यवस्था हुई? तो यह व्यवस्था हुई 1982 से, 1982 से। नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? यह हुई 10 जनवरी 1920 को, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना। लीग ऑफ नेशंस की उत्तराधिकारी संस्था कौन सी थी? यह है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। डेट के साथ आपको याद रखना है। विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है? यह है संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था। संयुक्त राष्ट्र नाम किसके द्वारा दिया गया? तो यह संयुक्त राष्ट्र नाम दिया गया अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य राष्ट्र की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 193 सदस्य राष्ट्र हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चार्टर कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की प्रस्तावना किसके द्वारा रखी गई? तो इसकी प्रस्तावना रखी गई मार्शल स्मार्ट द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण हेतु इसके चार्टर पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ निर्माण हुआ तो उस समय उसका जो चार्टर था उस पर 51 यानी कि 51 देशों ने हस्ताक्षर किए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भी याद रखना है, और यह है न्यूयॉर्क में, जो कि मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? यह है ट्रिगवेली, जो कि नॉर्वे के थे। विमान दुर्घटना में मरने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन थे? ये हैं डैग हैमरशोल्ड, जो कि विमान दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हुए थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की कितने प्रमुख अंग हैं? प्रमुख रूप से 6 अंग हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा न्यास परिषद और छठा सचिवालय। तो इन 6 संस्थाओं को आपको याद रखना है, 6 अंगों को याद रखना है जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका सुरक्षा परिषद को माना जाता है, और बहुत ही शक्तिशाली संस्था है ये। नेक्स्ट है, विश्व का पुलिसमैन किस संस्था को माना जाता है? तो यह माना जाता है सुरक्षा परिषद को। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेवारी किस पर है? तो यह जिम्मेवारी दी गई है सुरक्षा परिषद को। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टोटल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें अस्थायी सदस्य की संख्या 5 है, और ये हैं अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस। ये पांचों अस्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के। सुरक्षा परिषद में किसी प्रस्ताव को पास कराने हेतु वीटो प्राप्त देशों सहित 15 देश में से कितने देशों की सहमति चाहिए? तो टोटल 15 देश हैं, अस्थायी और अस्थायी मिलाकर, लेकिन किसी प्रस्ताव को यदि पास कराना है तो कम से कम कितने देशों की सहमति चाहिए? तो 9 देश की सहमति चाहिए, तभी कोई प्रस्ताव पास हो सकता है सुरक्षा परिषद में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के सबसे अलोकतांत्रिक लक्षण के रूप में किसे माना जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में एक ऐसा लक्षण है जो अलोकतांत्रिक माना जाता है, और वह है 5 अस्थायी सदस्यों के पास बिना शर्त वीटो पावर। यानी कि इस वीटो पावर के कारण ही इन 5 सदस्यों की मनमानी चलती है, और जब मनमानी चलती है, तानाशाही चलती है, तो वह जो
प्रक्रिया है वह अलोकतांत्रिक प्रक्रिया कहलाती है। और यही कारण है कि कहा जाता है कि जो वीटो पावर है संयुक्त राष्ट्र में, यह सबसे बड़ा अलोकतांत्रिक लक्षण है संयुक्त राष्ट्र का। नेक्स्ट है, सुरक्षा परिषद में सबसे ज्यादा बार वीटो का प्रयोग किस देश द्वारा किया गया? तो यह किया गया रूस के द्वारा। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का होता है अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल। और भारत अभी सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में नियुक्त हुआ है, तो इसी कारण से संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना। लेते हैं अगला प्रश्न, भारत कितनी बार सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो भारत टोटल 8 बार चुना गया है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि भारत वर्ष 2021-22 के कार्यकाल के लिए गैर अस्थायी यानी कि अस्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चुना गया है। और पहली बार की अगर बात करें तो पहली बार 1950 में भारत का चुनाव हुआ था गैर अस्थायी सदस्य के रूप में। इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र के दौरान अल्बानिया, ब्राजील, गेबान, घाना और संयुक्त अरब अमीरात को सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, जिसमें से आपको याद रखना है कि अल्बानिया एकमात्र ऐसा सदस्य देश है जो पहले कभी भी सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं रहा है। इसके अलावा आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये जो भी नवनिर्वाचित सदस्य हैं 75वें सत्र के दौरान जो चुने गए हैं, इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2023 तक रहेगा। चलते हैं आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो यहाँ पर 6 भाषाओं को मान्यता दी गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो 6 भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी, चीनी और अरबी। ये टोटल 6 भाषाएं हैं जिनको संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं कौन कौन सी है? यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्यकारी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है संयुक्त राष्ट्र संघ की। विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? विश्व की लघु संसद महासभा को कहा जाता है। कोई भी राष्ट्र महासभा में अधिकतम कितने प्रतिनिधि भेज सकता है? तो कोई भी देश महासभा में अधिकतम 5 प्रतिनिधि को भेज सकता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के बजट को नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है बजट को? यह किया जाता है महासभा के द्वारा। महासभा का अधिवेशन कब होता है? महासभा का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को होता है महासभा का अधिवेशन। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्यों का निष्पादन किया जाता है? तो यह संस्था है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित, यह भी बहुत चर्चा में रहा है। सबसे पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 में हुई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? यह है नीदरलैंड के द हेग में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कार्यकारी भाषाएं कौन कौन सी है? तो यहाँ की कार्यकारी भाषाएं हैं अंग्रेजी एवं फ्रेंच, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भी कार्यकारी भाषाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति सुरक्षा परिषद और महासभा इन दोनों के द्वारा की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में मुख्य शर्त क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट शर्त यह है कि 2 न्यायाधीश एक ही देश से नहीं चुने जा सकते। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल 15 है न्यायाधीशों की संख्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने समय के लिए की जाती है? तो उनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संदर्भ में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश प्रत्येक 3 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो प्रत्येक 3 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होने वाले न्यायाधीशों की संख्या है 5। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हैं डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जिनको कि सबसे पहले नियुक्त किया गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में और ये भारतीय थे। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि भारत के दलबीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुने गए हैं। तो 2 बार इनका चुनाव हुआ, तो इनका कार्यकाल दूसरा जो है वह 2018 से 2027 तक चलेगा।
आगे बात करते हैं एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एपेक के बारे में। तो एपेक का उद्देश्य क्या है? व्यापार निवेश के उदारीकरण द्वारा स्वतंत्र और खुले व्यापार का विकास करना तथा सदस्य देश में आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग को बढ़ाना। तो ये है एपेक का उद्देश्य। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग का मुख्यालय कहाँ है? यह है सिंगापुर में। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यह है बीजिंग में। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 के अनुसार किस देश को छोड़कर लगभग सभी विकसित और विकासशील देश एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक में शामिल है? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है और ये दो देश हैं अमेरिका और जापान। इन दोनों को छोड़कर एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक में लगभग सभी विकसित और विकासशील देश शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैम यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह हुआ 1961 बेलग्रेड में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का सचिवालय कहाँ है? यह है काठमांडू, नेपाल में इसका सचिवालय। गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य क्या है? गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य है शांति, विकास, निरस्त्रीकरण और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। 1863 में स्थापित रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेनरी ड्यूनांट है रेड क्रॉस के संस्थापक। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है। प्रतिवर्ष रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 8 मई को, प्रतिवर्ष रेड क्रॉस दिवस। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? 3 बार नोबेल पुरस्कार से नवाजा जा चुका है रेड क्रॉस। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। यूनेस्को में अध्यक्ष पद पर रहने वाले भारतीय कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये दोनों यूनेस्को में अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष पद पर रहने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है अमृता कौर। लेते हैं अगला प्रश्न, आईपीसीसी के अध्यक्ष पद पर रहने वाले पहले भारतीय कौन से हैं? तो ये हैं आरके पचौरी। चलते हैं आगे, आईएईए के अध्यक्ष पद पर रहने वाले भारतीय कौन है? तो ये हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह भी। एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष पद पर रहने वाले पहले भारतीय कौन है? ये हैं वी.आर. सेन। यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय लुसाने में है। भारत के आर्थिक विकास पत्र को रोजगार विहीन, निष्ठुर, आवाज विहीन, जड़ विहीन और भविष्य रहित किसके द्वारा कहा गया? तो यह कहा गया यूएनडीपी के द्वारा। आगे बात करते हैं, क्रिस्टल पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? यह दिया जाता है विश्व आर्थिक मंच द्वारा। क्रिस्टल पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रदान किए जाने वाली पुरस्कार है। शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ की स्थापना कब हुई? तो यह हुई थी 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विकास फोरम को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी के माध्यम से भारत को मदद आती थी पहले, तो इसे जाना जाता था भारत सहायता क्लब के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2 संधि किस देश के बीच हस्ताक्षरित है? तो यह संधि अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य हस्ताक्षरित है। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक का आयोजन प्रतिवर्ष कहाँ होता है? तो प्रतिवर्ष इसकी वार्षिक बैठक दावोस, स्विट्जरलैंड में होती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। 1995 में गठित दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र का क्या नाम है? इसका नाम है मर्कोसुर। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की वह संस्था जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देने के संबंध में कार्य करते हुए अपने सुझाव देती है? तो यह संस्था है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन यानी कि अंकटाड। विश्व निवेश रिपोर्ट, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट, तो ये 2 रिपोर्ट हैं जो इम्पोर्टेंट है और यह आपको बताना है कि यह किसके द्वारा जारी होता है। तो ये दोनों रिपोर्ट जारी होती है अंकटाड के द्वारा, विश्व निवेश रिपोर्ट और प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रिपोर्ट। 1926 में स्थापित राष्ट्रमंडल क्या है? राष्ट्रमंडल ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रह चुके देशों का समूह है। अगला प्रश्न, इप्सा यानी कि
भारत, ब्राजील एवं दक्षिण अफ्रीका का वार्ता मंच जो इप्सा है, इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है? इसका प्रमुख लक्ष्य है दक्षिण दक्षिण सहयोग संगठन, यानी कि जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित देश हैं उनके बीच सहयोग होता है तो उसे दक्षिण दक्षिण सहयोग कहा जाता है। तो इप्सा इसी प्रकार का संगठन है। नेक्स्ट है बेसिक्स क्या है? यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। 4 नव औद्योगिक राष्ट्रों यानी कि ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन का समूह है बेसिक्स। बेसिक्स का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बेसिक्स का प्रमुख उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन से संबंधित वार्ता में एक दूसरे का सहयोग करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के कितने सांस्कृतिक विरासत स्थल को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? टोटल 40 हैं। जुलाई 2021 की स्थिति के अनुसार धोलावीरा हरप्पन सिटी गुजरात भारत का 40वां स्थल है जो यूनेस्को की सूची में शामिल है। इसके अलावा इसके पहले तेलंगाना के मुलुगु जिले के पालमपेट स्थित रुद्रेश्वर मंदिर यानी कि रामप्पा मंदिर को 39वें विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था। तो इन दोनों को आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? कॉमनवेल्थ का मुख्यालय है मार्लबरो हाउस, लंदन में। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो यह अभी चर्चा में भी रहा, पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण। तो यह संस्था मुख्य रूप से आतंकी जो वित्त पोषण होता है, जो धन शोधन संबंधी खतरे होते हैं, उससे निपटने हेतु मानकों का निर्धारण करता है। भारत वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का पूर्ण सदस्य कब बना? यह बना 2010 में। नेक्स्ट है 1945 में स्थापित अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? अरब लीग का मुख्यालय है काहिरा, मिस्र में। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख सूचकांकों के बारे में, कुछ प्रमुख रिपोर्टों के बारे में और उनको जारी करने वाले निकाय के बारे में। इसके अलावा आपको बता दूं कि ये जो हमारी सूची है, इस पूरी सूची को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी प्राप्त कर सकते हैं, वहां पर यह पूरी सूची उपलब्ध है। सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के बारे में। तो यह जारी करता है मानव विकास रिपोर्ट। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी कि विश्व बैंक बहुत सारी रिपोर्टों को जारी करता है, तो उन रिपोर्टों को हम देख लेते हैं। मानव पूंजी सूचकांक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मानव विकास सूचकांक, विश्व विकास रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, कमोडिटी मार्केट आउटलुक, हरित सूचकांक का विकास, विश्व विकास संकेतक, वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट। तो ये सभी रिपोर्ट जो है जो कि जारी किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा, और ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है, एग्जाम में पूछा भी गया है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोविड-19 परफॉर्मेंस सूचकांक, और यह सूचकांक लोवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया द्वारा जारी किया गया है। और इस सूचकांक के द्वारा क्या मापा जाता है? तो महामारी के प्रति जो विभिन्न प्रकार के देश हैं, जो विभिन्न देश हैं, उनकी जो प्रतिक्रिया थी उसी को मापा गया है कोविड-19 परफॉर्मेंस सूचकांक में। और आपको बताना है कि कोविड-19 परफॉर्मेंस सूचकांक में भारत किस स्थान पर है। नेक्स्ट है वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट, जो कि वैश्विक खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी की जाती है। इसके बाद है विश्व वन स्थिति रिपोर्ट। यह खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, यह जारी करने वाला संस्थान है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, यह जारी करता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वैश्विक भूखमरी सूचकांक जिसको कहते हैं, और यह जारी करने वाला संस्थान है वेल हंगर हिल्फे, जो कि जर्मनी के संस्थान है, और दूसरा है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, यह आयरलैंड का संस्थान है। तो इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स सूचकांक को जारी किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के रिपोर्ट के बारे में। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और राजकोषीय निगरानी रिपोर्ट, ये तीनों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं वैश्विक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के बारे में। तो यह भी बहुत सारी रिपोर्टों को जारी करता है। सबसे पहला है इसका वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, वैश्विक सोशल मोबिलिटी सूचकांक,
ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस सूचकांक, समावेशी विकास सूचकांक और वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, ये सभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भी कुछ महत्वपूर्ण सूचकांकों को जारी करता है। उनमें है विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट, वैश्विक मजदूरी रिपोर्ट, विश्व रोजगार एवं सामाजिक परिदृश्य। ये 3 रिपोर्ट महत्वपूर्ण है जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, यह फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा के द्वारा जारी किया जाता है। इसके बाद है वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी कि FATF द्वारा जारी की जाती है रिपोर्ट। यह है वैश्विक धन शोधन एवं आतंकी वित्त पोषण खतरा मूल्यांकन। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट है विश्व ऊर्जा परिदृश्य। ओपेक की भी एक रिपोर्ट है विश्व तेल परिदृश्य। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में आजकल प्रश्नों की जो प्रवृत्ति है वह अपेक्षाकृत थोड़ी टफ होती जा रही है, तो आप चाहें तो इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन की एक रिपोर्ट और इसे कहा जाता है औद्योगिक विकास रिपोर्ट। अगला है विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह जारी करने वाली संस्थान है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स, जो कि पेरिस के संस्थान है और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं लोकतंत्र सूचकांक। तो यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचकांक है, चूंकि भारत एक लोकतंत्र है तो आपको याद रखना है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा यह जारी होता है लोकतंत्र सूचकांक। तो ये थे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आएंगे। थैंक यू वेरी मच।